नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 5 मई 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। फ्रेंड्स, कल यूपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है 2022-23 के लिए। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप यदि 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, तो उसमें जो आपका पीटी का जो एग्ज़ाम रखा गया है वो 28 मई रखा गया है। 28 मई 2023। इसको लेके वीडियो भी मैंने बना दिया है, मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, पीटी का एग्ज़ाम कब होगा। तो आपने यदि नहीं देखा होगा तो वो जो वीडियो जाके आप ज़रूर देख लें। देखिए, अब आपके पास 1 ईयर का टाइम है। ठीक है, एक चीज़ें सबसे बड़ी कॉमन होती है लाइफ में, वो मैं बताता हूँ यूपीएससी के जर्नी में। वो कॉमन जिसके साथ ऐसा चीज़ें होता हो, आप मुझे कमेंट करिएगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। देखिए, आपने यदि 2021 में सोचा होगा, ठीक है, 2021 में आएंगे तो आपने सोचा होगा कि 2022 में हम अच्छी तरीके से पढ़ाई करके 2022 में तैयारी करेंगे। अब 2022 है, अब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो आप सोचते होंगे कि मैं 2022 नहीं, मैं 2023 में अच्छी के तरीके से एग्ज़ाम दूंगा और फिर मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा। देखिए, ये 2023 में नहीं, आपको 25 में भी यही लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए अपनी एक प्लान करिए, अपनी एक तरीके से पढ़ाई करिए। यहाँ पे भीड़ का हिस्सा मत बनिए। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपको तरीके से पढ़ाई करके रिजल्ट लीजिए, निकल जाइए, उसके बाद अपना भीड़ का हिस्सा बनिएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ाई को, अपनी जर्नी को किस तरह से आपको स्टार्ट करना है, कैसे करना है, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि 2023 के लिए आप फर्स्ट अटैम्प्ट में किस तरह से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देना था जो हमने दे दिया आपको। कल एक कमेंट आया था, उसमें बताया गया था कि सर आपने कुछ टॉपिक जो है वो मिस कर रहे हैं। तो देखिए, मैं टॉपिक मिस नहीं करता, उसके पीछे एक तो कारण है। पहला कारण ये है कि यदि हम उस टॉपिक को पहले कवर कर लेते हैं तो उसको फिर से हम कवर नहीं करते, यदि उतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक ना हो तो। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा टाइम है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं यदि उस टॉपिक को करूँ, फिर से 10 घंटा देना, 10 मिनट देना पड़ेगा, 15 मिनट आपका लगेगा। उस 10-15 मिनट में क्या करेंगे, आप रिवीजन कर सकते हो, दूसरा चीज़ें पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा ना 1 मिनट भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन चीज़ों को आप क्या करो, आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई करके अपना स्टडी करिए। ओके, तो हमारा जो कोई भी टॉपिक हम ऐसे छोड़ते नहीं हैं, और इसको आप कंटिन्यू रहे, मतलब प्रतिदिन इसमें लगे रहे। जब आप इस डिस्कशन को प्रतिदिन देखेंगे ना, तो आपको एक दिमाग में क्रोनोलॉजी बन जाएगा। ओके, और आप यदि इस डिस्कशन को देखते हैं तो आप दिमाग से एक चिंता ज़रूर हटा लें कि मेरा द हिंदू हम नहीं पढ़ पाते हैं। मैं द हिंदू का जो भी चीज़ें होता है दैनिक जागरण का, मैं निचोड़ करके रख देता हूँ। ठीक है, जो कंटेंट, बेस्ट कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश रहता है हमारे पास, हम अपने तरीके से करते हैं। तो आप एक डिमोटिवेट फील मत किया करिए कि मैं द हिंदू नहीं पढ़ पाता। कोई बात नहीं, द हिंदू नहीं पढ़ पाते तो यही हमारे पास है ना दैनिक जागरण, इसी को हम खींच के रख लेंगे। ठीक है, चलिए आप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 2 दिनों से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो यूरोप के दौरा पे गए हैं, वहाँ पे नार्डिक जो देश है उसके साथ उनका बैठक था। ठीक है, रिश्ते की शुरुआत की गई है। अब नार्डिक कंट्री कौन कौन सा है ये जान लीजिए। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड। हमने इसका मैप भी आपको बताया था। अब देखिए, यहाँ पे मैंने मैप दिखाया था, तो फिर आज पुनः हम मैप नहीं दिखाएंगे। राइट, आपका क्या काम है, आज फिर से उस मैप को, जो जो इस देश में दिया हुआ है, उस मैप को क्या करना, रिवीजन करना। रिवीजन आप करिए। ठीक है, एक सिस्टमिक ढंग से चलते हैं हम। ओके, तो रिवीजन करके चलिएगा। उसके बाद है, इसमें क्या है कि भारत ने इनको, जो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर है ना, ठीक है, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एजेंसी के सेक्टर में इनको आमंत्रित किया गया है निवेश करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अक्षय ऊर्जा का, ठीक है, उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन, अभी ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारे में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें पूंजी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, पूंजी चाहिए। तो पूंजी के लिए हमें 2 माध्यम होता है, एक तो हम ऋण ले सकते हैं, एक या निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निवेश को आकर्षित करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री इनको हाईटेक एवं ग्रीन एजेंसी के सेक्टर में बोले हैं, आमंत्रित किया गया है इनके द्वारा। तो इसके अंतर्गत यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल के आता था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट के जो शक्तियों के विभाजन की बात की जाती है कि शक्तियों के विभाजन को ध्यान में रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्ति का जो विभाजन का जो सिद्धांत है ना, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण, उसको ध्यान में रखना चाहिए।
ये हमारे भारत के जो वर्तमान अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है के वेणुगोपाल द्वारा बताया गया है ये चीज़ें कि शक्तियों का जो विभाजन है उसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, कई फैसलों में न्यायालय की जो अधिकार है उसके अधिकार के बाहर का चीज़ भी फैसले में कर देती है, ठीक है। जबकि फैसले में क्या होता है कि प्रत्येक को अलग अलग रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जिस तरह से एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि न्यायाधिकरण सुधार जो आयुक्त जो अध्यादेश था वो 2021 को बरकरार रखा था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें था जो इसमें चेंज करने की बात की गई है। अब इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, ये देखिए जीएस पेपर 2 के लिए है, ठीक है, पॉलिटी का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है उसको हमें देखने की ज़रूरत है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। अब देखिए मैं सिंपल सा शब्द में आपको समझाऊँ, हमारी जो सरकार में क्या है कि 3 तरह की बॉडी है। पहला कौन सा है, विधायिका, कार्यपालिका, एक मिनट ना पेन थोड़ा सा मैं मोटा कर दूँ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 है बॉडी है। इन तीनों को बीच में अलग अलग, आप देखिए तीनों का काम मैं पहले बताता हूँ। विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करना, ठीक है, लागू करना। और न्यायपालिका का काम है कि कानून जो बना हुआ है उसके अंतर्गत चेक करना कि क्या यह संवैधानिक तौर पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो चाहती चीज़ें, ठीक है। तो इनमें सभी का क्या है कि हमने क्या देखा, सभी का कार्य अपना अपना बटा हुआ है। तो इसमें शक्तियों का जो पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो बताता है कि कोई एक दूसरे के कार्य में क्या करे, हस्तक्षेप ना करे। आप क्या नहीं करो, हस्तक्षेप ना करो एक दूसरे के कार्य में। सबका अपना अपना सेपरेट काम है, सब अपना अपना काम करिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अपने घर के एग्जांपल से समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी माँ है, ठीक है, उनका काम है घर का खाना बनाना, ठीक है, घर का खाना बनाना। आपके पापा है, आपके पापा का काम है बाहर में जाके जॉब करना या बाहर से पैसा लाना, ठीक है, समझिए जॉब करना। अब तीसरा देखिए, मान लीजिए कि आप है अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप है तो आपको काम क्या है, पढ़ाई करना। अब आपने क्या किया कि घर में जाके खाना बनाने लगे। अब जब आप जाके घर में खाना बनाने लगोगे तो क्या होगा, आप अपने मम्मी के जो कार्य है, आपके जो माँ के कार्य है उसमें आप क्या करिए, हस्तक्षेप किए, ठीक है। वो किसकी शक्ति थी, घर में खाना बनाने की जो शक्ति है वो आपके माँ के पास है। आप क्या किए, पढ़ाई को छोड़ के चले गए कहीं पे जॉब करने के लिए, जबकि आपके फादर के द्वारा अनुमति नहीं था। तो ये जो पैसा कमाने का जो भी चीज़ें है ये किसका काम था, ये काम था पापे का, लेकिन आपने अपने फादर का काम को करने लगा। अब मान लीजिए आपकी मम्मी चली जाती है बाहर जॉब करने के लिए, ठीक है, तो ये पापा बोलेंगे ना ये मेरा काम है, ठीक है, सब्जी बाजार से लाना पापा का काम है, तो सब्जी बाजार से लाना पापा का काम है और मम्मी चली जाती है सब्जी लाने के लिए, तो उनके कार्य में तो हस्तक्षेप हुआ। तो सिंपल भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, शक्तियों का जो हमारी जो शक्तियों का पृथक्करण है ना उसके खिलाफ जाता है ये चीज़ें, राइट। तो इसको आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अब चलिए थोड़ा सा स्टैटिक्स पोर्शन हम देख लेते हैं। देखिए हमारा जो 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, राज्य के जो विभिन्न अंग में से 3, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य में क्या है, शक्तियों को विभाजित किया गया है, ठीक है। ये सरकार की जो शक्ति है 3 सूत्रीयकरण है, मतलब 3 बॉडी के तहत आती है, ठीक है। इसमें बताता है कि एक ही व्यक्ति को राज्य के तीनों में से एक से अधिक का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है राज्य के किसी अन्य अंग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैंने क्या बोला, आप अपने पापा के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मम्मी पापा के काम में नहीं करेगा, पापा मम्मी के काम में नहीं करेंगे, आप दोनों में से किन्हीं के काम में नहीं करेंगे। सबका अपना अपना कार्य अलग है, ठीक है। एक अंग किसी अन्य के कार्य को नहीं, कार्य जो है ना दिए गए को नहीं चाहे सौंपेगा, ठीक है, कार्य नहीं करेगा जो सौंपा गया है उसको। समझ गए, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसको लेके संविधान में क्या प्रावधान है, ठीक है। आपको यदि पूछा जाए कि शक्तियों का पृथक्करण को लेके संविधान में क्या प्रावधान है, तो शक्तियों के पृथक्करण के लिए संविधान के जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें आर्टिकल 50 बताता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है, मतलब कि शक्तियों का पृथक्करण की बात की जाती है, राइट।
तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद महत्वपूर्ण निर्णय आया था जिसमें राम जमाया बनाम पंजाब सरकार, ठीक है, 1955 में सर्वोच्च न्यायालय में फैसला आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि भारतीय संविधान की वास्तव में पूर्ण जो कठोरता से जो शक्तियों का पृथक्करण के जो सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है, मान्यता नहीं दी गई है कि पूर्ण कठोरता के साथ आना चाहिए, लेकिन सरकार के विभिन्न भागों और शाखाओं के कार्यों को पर्याप्त रूप से विभेदित किया है। विभेदित मतलब अलग अलग किया है। कठोर तो कोई कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन परंतु इसमें विभेदित करने का कार्य किया गया है। उसके बाद दूसरा केस इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ये 1975 में आया था, सॉरी 95 नहीं, 75 में आया था। इसमें क्या था कि शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो संविधान के मूल संरचना का भाग माना था। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है, कि ये जो शक्तियों का मूल जो संरचना का सिद्धांत है, ठीक है, संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत, वो किस केस से आया था? आपने सोच लिया होगा। ये जो आया था वो केशवानंद भारती केस से आया था, ठीक है, केशवानंद भारती केस, ठीक है। इसमें ये शक्तियों और मूलभूत जो संरचना है उसकी बात की गई थी कि आर्टिकल जो 368 है, आर्टिकल 368, ये क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। समझते रहिएगा, संविधान में क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है। अब संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, तो क्या पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति पूर्ण शक्ति है? तो इसको लेके आर्टिकल 13 का क्लोज 2 बताता है कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, ये बताता है मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार को हनन करने के लिए यदि कोई भी कानून पहले था या अब होगा तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कंट्रोवर्सी आई थी। तो मिनर्वा मिल्स मामला देखेंगे आप, सज्जन सिंह मामला देखेंगे, शंकरी प्रसाद मामला देखेंगे, ये सारी चीज़ में यही चीज़ बात की गई है, राइट। तो केशवानंद भारती केस से क्या निकल के आया, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, मूल जो संरचना होता है संविधान का, आप उसको क्या नहीं कर सकते, संशोधन नहीं किया जा सकता संसद के द्वारा। अब बात आती है कि क्या कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा है, आप अपना काम आराम से करो, ठीक है। तो वही चीज़ होता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, वो शक्तियों का पृथक्करण, ये बेसिक स्ट्रक्चर माना गया संविधान का, ठीक है। गणतंत्र में जो 3 अलग अलग अंग है, ठीक है, को कोई दूसरे का कार्य को सौंपे गए कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे के कार्य में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये आर्टिकल डिस्कस कर लिया, इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कि महंगे कर्ज का दौर शुरू हो गया है। ये आर्टिकल आप इकोनॉमिक्स के जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हैं। मैं आप समझाता हूँ कुछ टर्मिनोलॉजी आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आता है, आज मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है, अभी महंगाई बढ़ गई है, एक कहानी समझिए। महंगाई अभी क्या है कि बढ़ गई है। महंगाई जब बढ़ जाती है ना, तो सरकार के पास चुनौती आता है कि महंगाई को कम किया जाए। आपने हर जगह एक ही चीज़ सुनते होंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसको लेके सरकार के पास जो काम है, वो काम, एक मिनट ना, कार्य है, वो कार्य जो किया जाता है, वो कार्य किया जाता है, मान लीजिए कि सौंपा गया है आरबीआई के, कि आप एक काम करोगे, महंगाई को कंट्रोल करोगे। तो आरबीआई किस विधि के द्वारा इस महंगाई को कंट्रोल करता है? तो वो मौद्रिक नीति के द्वारा इस महंगाई को कंट्रोल करता है। मौद्रिक नीति मतलब मौद्रिक समिति के द्वारा, समिति होता है, मौद्रिक नीति होता है, ठीक है, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति के द्वारा किया जाता है, समझिएगा। अब ये मौद्रिक नीति के जो द्वारा जब किया जाता है, तो इस मौद्रिक नीति के द्वारा करने में क्या क्या चीज़ें टूल यूज किया जाता है, हथियार। तो इनके पास होता है CRR, SLR, रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। इसको मैं ना उस साइड ले जाके आपको सही पेज पे समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी ये महंगाई ना बहुत आपको परेशान करेगा, ठीक है।
महंगाई। भारत में कौन कंट्रोल करने का काम करता है? सरकार भी करती है, आरबीआई भी करती है। तो आरबीआई किस विधि के द्वारा करता है? मौद्रिक नीति के द्वारा। मौद्रिक नीति के द्वारा। मौद्रिक नीति में क्या क्या आता है इसको समझेंगे। तो मौद्रिक नीति में जो आता है वो आता है, पहला चीज़ें देखिए, CRR, SLR, रेपो रेट, ठीक है, ऐसे मैं हिंदी में ही लिखता हूँ, रिजर्व रेपो रेट, ओके, रिजर्व रेपो रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट। अब इसको मैं समझाता हूँ, उसके बाद मैं कंटेस्ट पे फिर से आऊँगा। CRR क्या होता है? CRR क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखिए, दो बैंक होती है, एक होता है सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, ये आरबीआई है, ये एसबीआई है। मान लीजिए ये कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, कोई सा भी बैंक हो सकता है, एसबीआई, पीएनबी, कोई भी बैंक हो सकता है, ठीक है। ये हुई जनता, ठीक है, ये हुई जनता, सारा क्या है? जनता है, ये सारा जनता है। अब देखिए इस बैंक का क्या क्या कार्ड है ये समझिए। कमर्शियल बैंक का क्या क्या कार्ड होता है? कार्ड, इनका कार्ड है जमा लेना, ऋण देना, लोन देना, ठीक है। अब देखिए इस व्यक्ति ने क्या किया, जो ये पर्सन ए है, ठीक है, इसने एसबीआई में जाके 100 रुपये जमा किया, समझिएगा, 100 रुपये इन्होंने डिपॉजिट करवा दिया। अब इनके पास 100 रुपये आ गया। तो एसबीआई मतलब कमर्शियल बैंक फ़ायदा कैसे कमाती है? अब इसने जमा किया तो दूसरे व्यक्ति जाएंगे इनके पास लोन लेने के लिए। अब ये जाएगा लोन लेने के लिए, ठीक है, कि मुझे 100 रुपया दीजिए। तो ये जो लोन देंगे, ठीक है, तो इस पर मान लीजिए कि आपको 2 रुपया इंटरेस्ट देता है, ठीक है, इनको ये 5 रुपये के इंटरेस्ट दे देंगे। तो 5 रुपये के इंटरेस्ट दिए, 2 रुपया आपको मिल गया, 3 रुपया क्या हुआ? बैंक को फ़ायदा हो गया। बैंक जो प्रॉफिट के लिए कार्य करता है, ये यही प्रॉफिट के लिए कार्य करता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें 5% और 3% ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए ने % जमा कर दिया, बी गया लोन लेने के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक खेल और होता है, ये खेल खेलती है आरबीआई। जैसे ही ए ने 100 रुपया जमा किया तो आरबीआई मान लीजिए कि पिताजी है, एसबीआई मतलब कि उसके बेटे हैं, राइट। तो पिताजी बोलता है, जो उनके फादर होते हैं, फादर बोलता है कि देखो बच्चे, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तुम 100 रुपया तुम्हारे पास आया, तुम 100 रुपया यदि किसी को दे दोगे, ये बी को, और ये बी कल को पैसा लेके भाग गया तो तुम क्या करोगे? अब पैसा लेके इंग्लैंड चले जाएगा नीरव मोदी के जैसे, ठीक है, तो तुम करोगे क्या? तो ये बोलता है कि ऐसा मत करिए, हर पूरे पैसा को आप किसके पास मत दे दो, लोन पे मत दे दो, कुछ जो पैसा है वो आप मेरे पास रख दो, ठीक है। पापा बोलते हैं ना, आपको किसी से पैसा मिलता होगा तो यदि बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पापा बोलता होगा कि मेरे पास रख लीजिए, उन्होंने बोले होंगे मेरे पास रख लीजिए, बाद में आपको ज़रूरत होगा तो मैं दे दूंगा। तो यही बोलता है कि कुछ पैसा जो है ना आप मेरे पास रखो, ठीक है। कुछ पैसा जो इसका, मान लीजिए कि इन्होंने बोला कि 4% क्या करो, आप मेरे पास रख दो इसका। तो 100 रुपया दिया था, तो 4 रुपया आप क्या करो, मेरे पास रख दीजिए, ठीक है, मैं आपको जमा रख लूँगा आपके पास। ये जो अमाउंट था, जो आरबीआई क्या बोलता है कि आप मेरे पास रखिए, और ये कुछ अमाउंट बोलते हैं कि अपने पास भी रख लो, ठीक है, अपने पास भी कुछ रख लो। तो ठीक है भैया, हम अपने पास भी रख लिए, मान लीजिए 5 रुपया, मान के चलते हैं अभी, ठीक है। तो 4 रुपया हमने किसको दे दिया? आरबीआई को दे दिया, मतलब पापा को रखने के लिए दे दिया। आज 4 रुपया हमने खुद अपने पास रखा। एज्यूम करिएगा अपने पे, इकोनॉमिक्स एज्यूम आपके ऊपर करना है, आप अपने पास रख लिए। अब देखिए आपके पास 100 रुपया था, आप 100 रुपया में 4 रुपया क्या किए, पापा को दे दिए, ठीक है, पापा को दे दिए। तो आपके पास कितना बचा? 96 रुपया, राइट, समझिएगा 96 रुपया बचा। अब इसमें से पापा बोले कि कुछ अपने पास भी रख लो, आपातकाल स्थिति में किसको ढूंढोगे? ये कहीं पे चला गया हो हनीमून मनाने के लिए, तो आप कहाँ ढूंढोगे इसको, ठीक है। तो आप कुछ अपने पास भी रख लो। तो चलो, इन्होंने बोला, पापा बोले तो पापा का बात मानना पड़ेगा ना। तो 91 रुपीज़ बचा,
₹5 भी अपने पास रख लिया। अब ये 91 रुपीज़ क्या करिए आप लोन पे दे दीजिए। अब 91 आप क्या करें, लोन पे दे किसको, बी को। मान लीजिए बी सी डी जो भी है जनता वो आएगी, आप इसको लोन पे दे दीजिए। यहाँ तक समझ गए। अब समझते हैं टर्म। देखिए आपने क्या किया, पापा को जो पैसा दिया उसको बोलते हैं CRR, CRR कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, CRR। अब इसमें नाम ही है कैश, तो यह केवल कैश में रखा जाएगा, केवल कैश में। टर्म को समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन आज CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट आप पूरा समझ के जाएंगे। आज जहाँ कहीं दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो CRR आपने समझ लिया। आपने क्या किया, पापा को जो पैसा दिया था रखने के लिए, जो आपके जो मुन्नी फ्रेंड थी, ठीक है, मान लीजिए आपका फ्रेंड मुन्नी है, वो आपके पास आई, पैसा दिया आपको, ठीक है, कि मुझे आप पैसा दे दो। लेकिन जैसे मुन्नी आपको पैसा दी, श्याम बोला कि आप एक काम करो, मुझे ना पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे बुक लेना है, आप मुझे पैसा दो। तो यहीं पापा आपको बोलेंगे जब श्याम चला जाएगा कि बेटा मुन्नी जो पैसा दिया ना, पूरा पैसा श्याम को मत दो, कुछ पैसा आप मेरे पास रख लो। तो मेरे पास जो रखोगे उसको बोला जाएगा CRR, वो सिर्फ कैश में रख सकते हो। कुछ पैसा अपने पास भी रख लो, तो उसको हम बोलते हैं SLR। कुछ पैसा अपने पास रख लीजिए, SLR हो गया, ठीक है। CRR, SLR आपने समझ लिया। अब कुछ पैसा जो अपने पास रखेंगे वो आप सोने में भी रख सकते हो, बॉन्ड में भी रख सकते हो, सरकारी प्रतिभूति में भी रख सकते हो, कैश में भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। इस पर कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन उतनी अमाउंट की वैल्यू की चीज़ें, एसेट्स आपके पास रहना चाहिए। समझ गए। अब आप क्या किए, श्याम को कितना रुपया दे पाओगे, 91 रुपया दे पाओगे लोन पे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा अब महंगाई किस तरह से कंट्रोल होता है वो बताता हूँ। चलो यहाँ पे आइए। अब देखिए अभी तक आपने को लोन देने के लिए आपके पास कितना था, 91 रुपया ही आप श्याम को दे पाते। अब महंगाई क्या है कि श्याम क्या करेगा, श्याम पैसा लेगा और जाके बिजनेस करेगा। श्याम क्या करेगा, बिजनेस करेगा। ये जो बिजनेस करेगा ना, तो उसको क्या करेगा, बिजनेस में वो क्या करेगी, मजदूरी के लिए पैसा डालेगा, मजदूर को भी रखेगा। जब ये मजदूर को रखेगा तो लेबर को क्या होगा, सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो जब लेबर को सैलरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, मांग बढ़ाएगा जाके। अभी तक एक दिन में वो एक kg चावल खाता था, एक चावल नहीं ले सकते, मतलब कि खर्च करता था 100 रुपया। अब उसके पास 500 रुपया इनकम हो रहा है, ठीक है, 500 रुपया इनकम हो रहा है, तो 400 रुपया खर्च करेगा, राइट। क्योंकि इसकी खर्च बढ़ गई, क्योंकि इनकम बढ़ा तो खर्च करना चालू हो जाएगा। आपके पॉकेट में मैं 100 रुपया दे दूँ तो जाके कुरकुरे बिस्किट खाना स्टार्ट कर दोगे, तो आपने तो मांग बढ़ा दिया ना। तो इसमें कौन क्या करेगा, मान लीजिए कि आपके पापा को कार्य है, ठीक है, RBI का कार्य है कि महंगाई को कंट्रोल करना। तो क्या करो कि ये जो बिजनेसमैन है ना, इस बिजनेसमैन के पास जो पैसा जाता है उसको कम करो। तुम जो लोन दे रहे हो ना उसको कम करो, ठीक है। जो श्याम को लोन मिला था उसको कम करिए। अब कम करने के लिए क्या किया जाएगा, अभी जो किया गया है, जैसे CRR को बढ़ा दो, CRR को बढ़ा दो। जैसे मान लीजिए कि CRR था कितना, 90 रुपया, सॉरी CRR था 4, उसको 4 को बढ़ा के कर दो 6। तो अब क्या होगा, 100 रुपया, 100 रुपया में से 6 रुपया माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो 100 रुपया में से 6 रुपया माइनस हुआ, तो कितना बचा अब, 94, ठीक है, 94 ही ना, हाँ राइट, 94। उसके बाद 5 रुपया उसको दे दो, 5 रुपया किसको दे दो, 89 बचा। 5 रुपया खुद अपने पास SLR के रूप में रखना पड़ेगा। अब देखिए, तो अब क्या है कि 91 ही रुपये आप क्या कर पाएंगे, बिजनेस में दे पाएंगे। अब जब 91 रुपीज़ बिजनेस में दे पाएंगे, तो वो जो आप ये जो था ये क्या करेगा, मजदूर को उसके पास पैसा कम रहेगा तो उत्पादन करना कम करेगा, ठीक है, उत्पादन करना कम करेगा। नहीं तो क्या करेगा, बिजनेस में से जनता को, मतलब कि जो मजदूर है उसको निकालना स्टार्ट करेगा। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है, तो निकालना स्टार्ट करेगा तो निकल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें रेपो रेट में CRR में था, ओके। SLR वही चीज़ें था। अब मैं आपको बता देता हूँ सीधा शॉर्ट में रेपो रेट, ठीक है। इसको लेके मैं एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है ये समझिएगा।
रेपो रेट होता है जैसे आरबीआई पापा था, ठीक है, और एसबीआई कॉमर्शियल बैंक क्या है, बेटा है। तो ये श्याम ने क्या किया, आपको फ़ोन किया कि मुझे पैसा चाहिए, आप मुझे कुछ पैसा दो। तो 100 रुपया उन्होंने मांगा, लेकिन आपके पास क्या है, अभी 90 रुपया है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि पापा को बोलोगे, पापा मुझे 10 रुपया दीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे श्याम को थोड़ा सा लोन देना है। मान लीजिए श्याम को लोन की ज़रूरत है, तो आप 10 रुपया जो पापा से मांगे, ठीक है, अब पापा जो इसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, इसके ऊपर जो ब्याज लेंगे, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, इसी को बोला जाता है रेपो रेट, समझ गए। और रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट में क्या करते हैं कि आरबीआई सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक से मांगता है। इसमें क्या है, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से मांग रहा है, इसमें आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेगा। इसका क्या फंक्शन होता है, कैसे ये कार्य करते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आज या कल में, मैं बना के पोस्ट ही कर दूंगा, इसके बाद ही मैं पोस्ट कर दूंगा। तो वो CRR SLR रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट वाला वहाँ से आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब डिस्कशन पे आते हैं। तो अभी वही किया गया है कि सरकार के द्वारा रेपो रेट को बढ़ाया गया है। अब देखिए रेपो रेट बढ़ेगा तो जनता, पहले पैसा जो दिया जाता था, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि रेपो रेट में हमने क्या देखा, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है, अब इसने क्या किया, रेट को बढ़ा दिया, तो ये क्या करेगी, लोन कम लेगी। लोन कम लेगी तो क्या होगा, बिजनेसमैन को कम जाएगा श्याम के पास पैसा, श्याम क्या होगा, बिजनेस कम चलाएगा, तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, मतलब कि जॉब में कटौती होगी, या तो सैलरी उसका कम होगा या फिर उसको छुट्टी लेना पड़ेगा। तो क्या होगी, उसके पास पैसा कम रहेगा, पैसा कम रहेगा तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा मांग नहीं करेंगे, ज़्यादा मांग नहीं करेंगे तो क्या होगा, दाम कम होगा, तो इससे महंगाई कंट्रोल होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। इसमें एक चीज़ बताया गया है कि पढ़ाई के साथ आपको क्या करना है, फिटनेस पे भी काम करना है। ये सीधा सीधा एक मैसेज देना था मुझे कि देखिए आप ना पढ़ाई में ही मत लगे रहिए कि बस पूरे दिन पढ़ना है, या फिर आप बेड पे सोए हुए हो, ख्वाबों में लगे हुए हो, IAS बनेंगे, ऐसे एंट्री होगा, ऐसे ये होगा, ये सारी चीज़ें बंद करिए। पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ साथ कुछ फिटनेस एक्टिविटी भी करिए। आधे घंटे ही क्या करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपकी बॉडी से पसीना आ सके। तो ये काम क्या करिए, तो इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई और फोकस जो है ना वो अप टू बढ़ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये आर्टिकल है कि केंद्र ने राजद्रोह कानून के संबंधित है। तो राजद्रोह कानून जो है ना हमारा पेंडिंग में था, फिर से आज आया, और ये जो कानून है, देखिए ये जो आर्टिकल है इसको हम द हिंदू से कवर कर रहे हैं, ठीक है, द हिंदू का जो एडिटोरियल आया था। तो हमारा ना कवर सारा चीज़ें हो रही है। चलिए इसको हम डिस्कशन करते हैं। देखिए राजद्रोह जो कानून है, राजद्रोह कानून, इसको GS पेपर 2 से आप लिंक कर सकते हो, ठीक है, GS पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हैं। देखिए हाल ही में क्या था कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है, ठीक है, NCP जो महाराष्ट्र के अंदर है, उसके जो अध्यक्ष शरद पवार जो थे, ठीक है, उन्होंने भीमा कोरेगांव जो घटना हुई थी उसकी जांच में उन्होंने बोला था कि सरकार को ये जो राजद्रोह कानून है ना उसको निरस्त कर देना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया तो ये चीज़ें फिर से चर्चा में आ गई, और उन्होंने बोला कि इसको निरस्त करिए, और इसको जो वैकल्पिक दूसरा आपके पास जो कानून है, ठीक है, खास करके कल भी हमने बताया था कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम जो है, ठीक है, UAPA, ठीक है, UAPA जो कानून है उसको आप यूज़ करिए, उसमें पर्याप्त चीज़ें दिया हुआ है कानून को टाइट करने के लिए, मतलब कि इसके खिलाफ कोई भी चीज़ें आती है तो, ठीक है। अब जरूर ये चीज़ें बताया जाता है कि इसकी आवश्यकता क्यों है ख़त्म करने की। तो इसमें बात किया जाता है कि राजद्रोह जो कानून है, ठीक है, इसका दुरुपयोग से ज़्यादा सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है, ठीक है। सरकार का कोई भी आलोचना करता है, थोड़ा सा भी यदि आलोचना करे सरकार को, तो सरकार इस राजद्रोह कानून के तहत उसको क्या करता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एक चीज़ बात की जाती है कि फिर तो सरकार ये नहीं चाहती कि कोई मुझे आलोचना करे, तो ये तो फिर लोकतंत्र के खिलाफ हो गया ना। लोकतंत्र में क्या है, जनता के द्वारा चुना गया सरकार है, तो जनता तो आलोचना करेगी यदि आपने सही नहीं किया तो सुनने की तो कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। और सुनने मतलब ये चीज़ बोलता है कि जिस देश में जितना अच्छा विपक्ष होता है ना, जितना मजबूत विपक्ष होता है, उस देश की डेवलपमेंट उतनी अच्छी होती है। हमारे अभी देश का जो भी चीज़ें हैं ऐसे डेवलपमेंट हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन अभी जो भी है हमारा कमज़ोर बहुत ज़्यादा अभी जो विपक्ष है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। यदि विपक्ष कमज़ोर रहता, राइट, ये चीज़ें समझिए, यदि विपक्ष यदि मजबूत रहता,
ठीक है। तो आज जो कृषि कानून है वो कानून पास होके इतना समय के बाद उसको वापस लिया गया। यदि हमारा विपक्ष मजबूत रहता तो वो डिबेट के तहत ही सरकार को वहीं पे वो बता सकती थी। लेकिन क्या होता है कि कमज़ोर है, उतनी ज़्यादा वेटेज है नहीं, सरकार भी थोड़ा सा लाइटली ले लेता है, क्योंकि आपके पास आप लाइटली रहोगे तो दूसरे भी आपको लाइटली लेंगे ही लेंगे, वो चीज़ है। उसके बाद है इसमें ना बेगुनाहों को फंसा दिया जाता है, बेगुनाहों को भी फंसाया जाता है बहुत सारे। उसके बाद है इसमें अधिकांश आरोप में ना, देशद्रोह के आरोप में बाद में ये पता चलता है कि इसके अधिकांश मामले जो है ना वो दूसरे कानून के माध्यम से भी इसमें लेना चाहिए था, दूसरा कानून भी है इससे सिमटने के लिए। लेकिन सरकार क्या करती है, कोई कानून का उपयोग ना करके इसी कानून पे थोप देती है। ठीक है, ये कोई सरकार, ये अभी वर्तमान की सरकार ही नहीं कर रही है, ये पहले भी कर चुकी है, अभी भी कर रही है, शायद आएगा ये कानून नहीं हटेगा तो आने वाला भी कोई सरकार करेगी। ठीक है, ये मैं सिर्फ अभी वर्तमान के सरकार का ही बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद इसको लेके जो बात किया जाता है आईपीसी धारा 124A के पक्ष में जो बात किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने विपक्ष का तो बात समझ लिया कि विपक्ष में क्या क्या बोला जाता है, इसका दुरुपयोग सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग होता है, बेगुनाहों को फंसाया जाता है, विकल्प का जो कानून होता है उसको पालन नहीं किया जाता है, इसी को पालन करवाया जाता है। उसके बाद इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिया जाता है, पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि देश के अंदर जो राष्ट्र विरोधी, अलगाववाद, आतंकवाद, इनसे निपटने के लिए ये कानून की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह के कानून की होनी ज़रूरत है, नहीं तो हमारे यहाँ पे जो अलगाववाद, राष्ट्र विरोधी, ये सारा चीज़ें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद क्या चाहता है कि सरकार जो है ना, सरकार जो निर्वाचित सरकार है, ठीक है, निर्वाचित सरकार का हिंसा, अवैध तरीके से सरकार को उखाड़ फेंकना, इससे क्या होता है कि राष्ट्र में क्या होता है, अस्थिरता आ जाती है। जब आपके देश में अस्थिरता वाली सरकार आ जाए ना, ठीक है, तो आपकी विकास का दर होता है, देश की जो विकास है वो नीचे चलने लगता है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सरकार कोई कठोर कदम नहीं ले पाती है जिसके उसको लगता है कि मेरा सरकार गिर ना जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें बोला जाता है कि जिस तरह से अदालत के अवमानना करने से दंड की कार्रवाई की जाती है, उसी तरह से तो सरकार की भी अवमानना करने से कुछ दंड मिलना चाहिए, इसलिए भी इसका सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद बात की जाती है कि देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जगहों पे देखेंगे, बहुत सारे ज़िला में माओवादी जो विरोध है, ठीक है, विद्रोह है, उस विद्रोह बहुत ज़्यादा चलती है। वो क्या करती है, सरकार के समानांतर एक अपना प्रशासन चलाता रहता है, ठीक है, साथ साथ। तो उस तरह के जो खुलेआम वो क्रांति करते हैं, उग्रवादी का खुलेआम क्रांति करते हैं, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए धमकी देते रहते हैं, वकालत करते हैं, तो ये सारे चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट है। उसके बाद है कि अत्यधिक प्रचारित, ठीक है, गलत तरीके से सीए को निरस्त नहीं करना चाहिए। इनमें ये चीज़ें बोला जाता है कि देखिए कभी कभी मामला ना, सही बात है कि कभी कभी हो जाता है, गलती से कोई ऐसा चीज़ें कर लिया जाता है, 1 2 3 केस जिसमें इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। उस 1 2 3 से आप सोचोगे कि पूरा कानून को ही ख़त्म कर दे, तो ये सही उचित समझ नहीं है, ये उचित तरीका नहीं है। ये एक्चुअली जो सपोर्ट करते हैं, जो पक्ष में इनके हैं, ये बताते हैं। उसके बाद है राजद्रोह कानून के बारे में देखते हैं। राजद्रोह कानून जो है वो आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत बताया गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, शब्दों द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा शब्दों द्वारा लिखित, बोलने के माध्यम से, ठीक है, या फिर संकेत के माध्यम से, दृश्य प्रदर्शन करके, ठीक है, दृश्य प्रदर्शन करके, किसी अन्य तरीके से विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ घृणा या अवमानना दिखाना, ठीक है, उसको लेके उत्तेजनी करना, ठीक है, उत्तेजन भड़काऊ चीज़ें, भाषण देना, भड़काने की प्रयास करना, ठीक है, आजीवन कारावास, ठीक है, ऐसा यदि कोई करता है तो उसको आजीवन कारावास मिल सकता है, जुर्माना लगेगा, 3 साल की कैद भी हो सकता है। ठीक है, ये सारा चीज़ें इसमें कानून में बताया गया है। इसलिए न्यायोचित जो एक परिभाषा की ज़रूरत है, ठीक है, परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में आर्टिकल 19 में दिया गया है, उसका ये हनन भी माना जाता है। क्योंकि ये जो कानून है, इस कानून को जो बनाया गया था वो 1860 में बनाया गया था। औपनिवेशिक जो ब्रिटिश जो सरकार था, उन्होंने ये कानून बनाया था। ठीक है, इस कानून के में आपको गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया है और जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार किया गया है। गांधी जी ने भी इसके खिलाफ बोले थे
कि नागरिक की स्वतंत्रता का हनन करने हेतु तैयार की गई भारतीय दंड संहिता की राजनीति धारा का राजकुमार है। इन्होंने इस तरह से बोला था कि एक्चुअली कहीं ना कहीं नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए ही इसको तैयार किया गया है। ओके, नेहरू जी बताते थे कि अत्यधिक आपत्तिजनक और निंदनीय ये है क्योंकि हमारे पास जो पारित किसी भी कानून का प्रावधान में इसे कोई भी जगह नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने बताया। जितनी जल्दी हमें इससे छुटकारा पाले उतना अच्छा है। इस तरह का इसके द्वारा उनके द्वारा नेहरू जी के द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी। अब इसको लेके ना मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है कई बार। एक आप देखेंगे केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 62 में मामला गया। ये 62 में मामला गया 5 सदस्यीय जो 5 न्यायाधीश के जो सदस्य वाले जो पीठ ने इसका सुनवाई किया, उन्होंने फैसला ये दिया कि सरकार के कार्य की चाहे कितनी भी कड़े शब्दों में नापसंद क्यों ना किया जाता हो, ठीक है, यदि इस वजह से हिंसा या कृत्य जैसे जो सामाजिक व्यवस्था भंग नहीं होती है तो इस कानून को नहीं दंड नहीं देना चाहिए। मतलब आपने नहीं समझा। देखिए एक्चुअली ना सुप्रीम कोर्ट सीधा बताता ही नहीं है, टेढ़ा करके बताता है। यही तो भाषा समझ में नहीं आती। ये सीधा सीधा बोल ऐसे रहा है कि देखो कोई भी भाषण या कितना भी कोई चीज़ें हो उससे यदि सामाजिक हिंसा, ठीक है, नहीं भड़कता है तो आप उस व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह के नाम पे आप इसको नहीं दे सकते सजा सकते जब तक कि हिंसा कोई ना भड़का हो तब तक। ठीक है, इस तरह की बात की गई थी ये केदारनाथ सिंह बनाम में। उसके बाद बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य, इसमें बताया गया था कि केवल नारे लगाना जैसे खालिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि पंजाब का मामला है, ठीक है, तो इस तरह के नारे लगाना ही देश विद्रोह नहीं होगा। ठीक है, आप नारे लगा दिए तो देश विरोधी नहीं माना जाएगा। ये भी इनमें गलत बताया गया था। उसके बाद उन्होंने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था कि देशद्रोह जो कानून है उसको गलत तरीके से समझा जा रहा है। ठीक है, और असहमति में को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, जो इसको गलत तरीके से समझा जाता है और जो असहमति को जैसे मान लीजिए कि सरकार के खिलाफ कोई सरकार के से कोई सहमत नहीं है, असहमत है, तो उसको दबाने का कार्य ये कानून के द्वारा किया जाता है। इसीलिए जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब समय आ गया है कि देशद्रोह के लिए सीमित सीमाओं की परिभाषा तय करने की समय आ गई है। इनको क्या करना चाहिए, परिभाषा करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा जो प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति के लिए अधिकार, ये सब सारा चीज़ों को इसमें करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो देशद्रोह वाला जो हमने आर्टिकल है, इसको आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बट कोई नहीं, क्वालिटी कंटेंट तो डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है। इस पेज के अंतर्गत है आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, आयुष्मान भारत, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए आयुष्मान भारत उसको ही बोला जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत बोलिए या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलिए, दोनों ही एक ही है। ठीक है, इसको क्या है कि तृतीय देखभाल के लिए इसको प्रत्येक जो परिवार है उसको 5 लाख तक के बीमा कवरेज दिया जाता है। यह जो बीमा कवरेज है वो कैशलेस और पेपरलेस पहुंचाया जाता है। इसके अंतर्गत सर्जरी, चिकित्सा, देखभाल, उपचार, दवा, इसकी लागत को भी शामिल इसमें किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें लाभार्थी कौन होगा, लाभार्थी के लिए जो नवीनतम जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना बना है ना, उसके द्वारा इसमें डेटाबेस को पहचान किया गया है और पहचान करके इसको लाभकारी को बीमाकृत किया जा रहा है। ठीक है, इसको लेके पैसा कौन देगा, इसको लेके जो पैसा दिया जाता है वो पैसा दिया जाता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 60 और 40। जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है वहाँ पे 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है 90 और 10 का रेशियो है, 90% राज्य केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार। वहीं पूर्वोत्तर हो गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, मतलब पहाड़ी वाला जो जितने राज्य होते हैं। उसके बाद है जहाँ पे विधानसभा नहीं है जो केंद्र शासित प्रदेश में, वहाँ पे 100% केंद्र सरकार देता है। इसको लेके जो नोडल ऑफिस है, वो नोडल एजेंसी जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है। ठीक है, इसको आपने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत नहीं है। ये देखिए एक बड़ी आर्टिकल है, लेकिन मुफ्त व्यापार समझौता हम बार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो भारत और यूरोपीय देशों के बीच में जो दौरा से प्रधानमंत्री के द्वारा जो चीज़ें गई है, तो ये सारी चीज़ें की जा रही है। तो इसको जीएस पेपर 3 के लिए आप कर सकते हैं, तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई डिटेल में नहीं आता, क्योंकि हमने पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल की हथियारों के बल पे। तो ये देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये यूक्रेन और रूस वाला बातें कर रहे हैं। तो इसको लेके मार्च महीने का जो मैगजीन आएगा, जिसमें एक्चुअली कवर किया गया है विजन में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का तो आ गया है, उसमें कवर किया गया है, तो हिंदी मीडियम का भी आएगा, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर ही लिया अच्छे से, क्योंकि खाद्य और इसकी महंगाई में और ज़्यादा परेशानी आ सकती है, तो ये अभी बातें की गई है। अभी जो महंगाई रेट है 6.95% रही, ठीक है, मार्च की खुदरा जो महंगाई है उसको। लास्ट में ये आईपीओ के बारे में हमने कल डिस्कस किया ही था। एलआईसी का आईपीओ सबसे ज़्यादा जो आईपीओ होता है ना, सबसे ज़्यादा डिमांड वाला वो बना ये आईपीओ। पहले ही खुला और खुलते ही बहुत ज़्यादा लोग इन्होंने इसको अपने में शामिल कर लिया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अमेरिका ने क्या किया है, परमिट जो वर्कर है उसके लिए परमिट वाला खत्म किया है, जिससे कि H1B वीज़ा के तहत जो पंजीकृत किया जाता है उनको भी ये चीज़ें ख़त्म करेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, जब डिटेल आएगा तो फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे। 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हमने डिस्कशन किया। आप कंटिन्यू डिस्कशन में लगे रहिए, ठीक है। आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, राइट। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।